कैसा होगा इस बार देश का बजट? क्या होगा वित्त मंत्री के पिटारे में? क्या है सरकार के आगे चुनौतियां? किस हाल में है सरकार का खजाना? आज से 2 हफ्ते तक लगातार IBN 7 पर होगी पड़ताल। क्या है बजट से जनता की उम्मीदें? कैसे दूर होगी बाजार से महंगाई? कब मिलेगा आम आदमी को सपनों का घर? फलेगा फूलेगा कारोबार और बढ़ेगा उत्पादन? अपने वादों पर कितनी खरी उतरेगी मोदी सरकार? और सबसे बड़ा सवाल, अच्छे दिन आएंगे क्या? नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज से हम शुरू कर रहे हैं बजट पर हमारी खास पेशकश, अच्छे दिन आएंगे क्या। नई सरकार को बने लगभग 1 महीना होने जा रहा है और माना जा रहा है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में सरकार 2014-2015 का बजट पेश कर सकती है। और इस बजट से जनता को ढेर सारी उम्मीदें हैं और जानकारों के दिमाग में ढेर सारे सवाल भी। क्या मोदी सरकार ने जितने वादे किए हैं उन वादों पर वो खरा उतरेगी? क्या आम जनता के लिए सचमुच अच्छे दिन आएंगे? आम जनता इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई की मार से परेशान है और उसके लिए सबसे बड़ा और पहला सवाल है, क्या खत्म होंगे महंगे दिन? श्याम सुंदर जम्मू के गांधीनगर में अपने परिवार के साथ रहता है। वो एक निजी कंपनी में कर्मचारी है। एक तनख्वाह पर 2 बच्चों, पत्नी और माँ का गुजारा हो रहा है। लेकिन इस महंगाई में शहर में घर चलाना और बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है, कोई श्याम सुंदर से पूछे। श्याम और उसका परिवार अब नई सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है। एक नारा दिया था कि हम महंगाई को हटाएंगे, भ्रष्टाचार को हटाएंगे। अब देखते हैं, नई सरकार आने वाली है और इनका एक ये भी नारा था कि अच्छे दिन लाएंगे। अब देखते हैं कि कितने दिनों में ये अच्छे दिन आएंगे। महंगाई के दौर पे तो सब्जी आज का किलो तो बहुत दूर की बात है। पाव सब्जी आती है फिर भी उसको सोचते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी खा के 2 टाइम चलाएं उसको। हम उसी होप में बैठे हैं कि कब अच्छे दिन आए तो हमारे किचन का बजट हमारा संभले। ये हाल सिर्फ निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों का ही नहीं है। आइए मिलवाते हैं पटना के सिन्हा परिवार से। सिन्हा परिवार के मुखिया मनीष कुमार सिन्हा रेलवे में डेप्यूटी चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल हैं। बच्चों की पढ़ाई के अलावा बूढ़े माँ बाप की बीमारी का इलाज भी इन्हीं के जिम्मे है। लिहाजा खाने पीने से लेकर कोई भी चीज थोड़ी महंगी होती है तो इनका बजट बिगड़ने लगता है। घर चलाने वाली महिलाओं को मोदी सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो अच्छे दिन का वादा पूरा करेंगे। आशा है कि हमारी उम्मीदों को, खास करके हमारी रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं, इस पर सरकार थोड़ी ध्यान दे और महंगाई को सीमित रखे। बजट बढ़ जाएगा तो हम लोग का सब घर का सब खर्च में ही हो जाए, खर्च में दिक्कत हो जाएगा। सोचना पड़ेगा कैसे क्या करें। बहरहाल उम्मीदें कायम हैं, मगर ये तो वित्त मंत्री का बजट बैग खुलने के बाद ही पता चलेगा कि अच्छे दिन के सपने पूरे होंगे या नहीं। फिलहाल तो आम आदमी आस बांधे बैठा है कि बजट में सरकार ऐसे उपाय करेगी कि महंगाई घटेगी और उसकी जेब पर बोझ थोड़ा कम होगा। अच्छे दिनों के वायदे के साथ सत्ता में आई एनडीए सरकार से लोगों को आशाएं भी हैं और अपेक्षाएं भी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार लोगों के आशाओं पर खरा उतर पाएगी? चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। तो ये तो थी महंगाई पर मोदी सरकार से जनता की उम्मीदें। लेकिन जब हम महंगाई के मसले पर बात करने जा रहे हैं तो इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि आम आदमी को बजट आने से पहले ही रेल किराए का झटका लग चुका है और ताजा सुगबगाहट यह है कि चीनी की कीमतें बढ़ सकती हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक थोक बाजार में चीनी 60 रुपए क्विंटल तक महंगी हो सकती है। बहरहाल इस मसले पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद वर्मानी साहब, पूर्व वित्त सचिव CM वासुदेव और पेट्रोलियम एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा। वर्मानी साहब, मुझे ये बताइए, अच्छे दिन आने का वादा था, उसमें निहित था कि महंगाई कम की जाएगी, लेकिन जो ये ताजा इजाफा किया गया है रेल किराए में 20 जून को, उससे क्या नहीं लगता ये कहने को पहली कड़वी खुराक है मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, लेकिन इसका सीधा इंपैक्ट महंगाई बढ़ने पर होगा? तो एक तो बात ये आपकी सही है, इम्पैक्ट महंगाई पे होता है, पर महंगाई और इन्फ्लेशन में कुछ अंतर होता है। पर रेलवे पर एक मिनट बात करें
क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो भी पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, चाहे रेलवेज हों, इलेक्ट्रिसिटी हो, जो भी पब्लिक यूटिलिटीज़ गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, उसमें सालों के साल निकल जाते हैं कि बाकी महंगाई बढ़ती रहती है और हम इन प्राइसेस को बढ़ने नहीं देते, क्योंकि ये रेवड़ियां हैं, ये लॉलीपॉप हाँ, ये है, रेवड़ियां है। तो जब भी पॉलिटिकल आ जाता है, कभी स्टेट की इलेक्शन हो रही है, कभी किसी और स्टेट की हो रही है, कभी सेंटर की हो रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं तो सालों से कहता था कि ज्यादा से ज्यादा आप कुछ सेट कर दिए कि इतने प्रोपोर्शन तक ऑटोमेटिकली, मतलब आप ये कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में शायद महंगाई बढ़े, पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, हाँ, ये पहला पॉइंट परिणाम अच्छे होंगे। पहला पॉइंट ये था, क्योंकि एक बार ही बढ़ने से प्राइस इन्फ्लेशन नहीं सेट ऑफ हो जाती। तो जो हम इकोनॉमिक्स में या अर्थशास्त्र में बात करते हैं वो इन्फ्लेशन, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्राइसेस। तो जब फिस्कल डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट कम होता है पर प्राइसेस एक बार ही बढ़ जाती हैं पर चलता नहीं रहता। तो फिस्कल डेफिसिट जरूरी है कि उसको कम करो ताकि ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर चलते नहीं जाएंगे, एक बार ही होके रुक जाएंगे। पर ये अच्छे दिनों के बीच नरेंद्र, मुझे ये बताइए कि बुरी खबरें भी लगातार आ रही है ना कि मॉनसून थोड़ा कमजोर हो सकता है, और बड़ी खबर आ रही है इराक से, जहां पर आईसिस के आतंकी जिस तरह से गृह युद्ध में शामिल हैं, उसके चलते तेल कीमतों पर तो असर हम देख रहे हैं और उसका सीधा इंपैक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। यह भी एक कड़वी हकीकत है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, मॉनसून है, एक्सटर्नल फैक्टर एक तरीके से है, क्योंकि उस पर कोई हम तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। इराक की स्थिति है, लेकिन एक थोड़ी सी इसमें सिल्वर लाइनिंग में ये कहूंगा ये है कि हमने ये देखा है कि जब से अमेरिका में शेल गैस रिवोल्यूशन हुआ है, जब से जो तेल मार्केट के अंदर एकदम एंग्जाइटी आती थी, कीमत बहुत तेजी से बढ़ने लगती थी, वो अब थोड़ा जो रिस्पॉन्स मार्केट का होता है वेल मेजर्ड है। जैसे इराक की स्थिति जो है, अगर ऐसी स्थिति 3 साल पहले होती तो तेल की कीमतें आज $140 पहुंच गई होती, लेकिन हमने देखा है कि मार्केट्स का रिस्पांस मैच्योर होने लगा है, क्योंकि बाजार की, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कमी नहीं है। अच्छा, और इराक में जो तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अफेक्टेड नहीं हुआ है, तो मार्केट का जो रिस्पांस है अच्छा, जो मुझे लगता है भारत जैसे आयातिक देश के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि तेल हमेशा जो है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ एक तरह का हैवक सा प्ले करता था, लेकिन अब तेल मार्केट में मैच्योरिटी आई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो सटोरियों का रोल होता था, काफी हद तक प्रेसिडेंट ओबामा ने अमेरिका में उसको काबू में किया है। अब सटोरिया का जो, जिसको बोलते थे कि सटोरियों का जो प्रीमियम 20% पहले होता था इतना हाई, लेकिन अब उसको काफी हद तक काबू कर लिया गया। इसका यह है कि इतनी बड़ी राजनीतिक हलचल होने के बावजूद इराक में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन उसके बावजूद मेरा यह कहना है कि जो तेल है और जो गैस है उसकी कीमतों को इस तरह से रखना पड़ेगा जिससे कि पूरा का पूरा बोझ सरकार पर ना जाए, और एक तरफ हमको यह भी देखना पड़ेगा जो बहुत गरीब तबका है उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग बचा सकें। तो एक बीच का रास्ता निकाल के नई सरकार को चलना पड़ेगा। और जो आयात तो हमारी भारी मात्रा में होते हैं, अब गैस के आयात बढ़ रहे हैं, कोयले के आयात बढ़ रहे हैं, तो जहां तक रुपए की वैल्यू का प्रश्न है आयात की, वो तो उसमें तो हमारी कंस्ट्रेंट बरकरार रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है सरकार सक्षम है कि एक ऐसा बैलेंस लेके चल सके जिससे कि देश के उपभोक्ता को उससे बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। आप कह रहे हैं बीच का रास्ता, दरअसल वासुदेव साहब इस देश में ये बीच का रास्ता ही सबसे बड़ी दिक्कत है क्या? हम पिछले 4-5 सालों में देखें, ब्याज दरें नहीं घटाई गई कि नहीं, इससे महंगाई बढ़ सकती है, पर उसका असर आपकी विकास दर पर पड़ गया। हम ये बीच के रास्ते में फंसे रहते हैं क्या, या दरअसल हमें कठोर कदम एक बार तो उठाने होंगे, जनता को भी बताना होगा, तभी ये महंगाई नाम की जो डायन है इस पर काबू पाया जाएगा? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि हमारी जैसे डेमोक्रेसी में अल्टीमेटली जो है वो पॉलिटिक्स ही इकोनॉमिक्स को ड्राइव करेगा, मगर इधर पिछले 5-7 सालों में ये हो गया कि पॉलिटिक्स का इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी पे कि अगर 100 में से अगर 95% आपका जो वज़न है वो पॉलिटिकल है और केवल 5% इकोनॉमिक इश्यूज पे पॉलिसी बन रही है, तो ये बहुत मैं समझता हूँ बहुत चिंता का विषय। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तो वो पुरानी बात है ना कि गुड इकोनॉमिक्स इज नॉट गुड पॉलिटिक्स। दरअसल गुड पॉलिटिक्स कैन बी गुड इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स कैन बी गुड पॉलिटिक्स। कुछ हद तक मैं समझता हूँ इकोनॉमिक्स शुड ऑल्सो ड्राइव पॉलिटिक्स। ये जो रेशो हो गया 95-5 वाला, इसको कहीं बीच में ला के रखना होगा, 60-70-75% के आसपास। एक तो ये रही बात, तो ये बीच के रास्ते वाली ही बात है, मगर बीच के रास्ते में भी ज़रा इकोनॉमिक थिंकिंग को पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा वजन दिया जाए। दूसरी बात ये मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती सरकार के पास आज की डेट में है
इन्फ्लेशन को काबू करना जी। और इन्फ्लेशन को काबू करने के साथ साथ जो हमारी विकास दर 5% से भी नीचे गिर गई है उसमें कैसे थोड़ी बहुत कैच 22 है ना नहीं, ये देखिए कुछ लोग कहते हैं कैच 22, बट अल्टीमेटली मैं नहीं समझता हूं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ में कोई लॉन्ग टर्म में कोई कॉन्फ्लिक्ट है। एक दूसरे को वो सपोर्ट ही करते हैं। तो अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, जिसके लिए आपको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में अच्छा तालमेल बिठाने की जरूरत है। आप क्रेडिबल तरीके से फिस्कल डेफिसिट को कम करिए और उससे ये होगा कि जो रिजर्व बैंक है वो इतनी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से ज़रा हट के थोड़ी सी ग्रोथ ओरिएंटेड मॉनेटरी पॉलिसी लाए। इंटरेस्ट रेट M3 बढ़ाना पड़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा मनी सप्लाई के अलावा हमें इंटरेस्ट रेट्स को कुछ कम करने की दिशा में काम करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट इतना स्लो डाउन हो गया है, वेरियस रिस्क जैसे हैं, पॉलिटिकल पॉलिसी रिस्क है, पब्लिक पॉलिसी रिस्क है, टैक्स पॉलिसी रिस्क है, इस किस्म के जो रिस्क की वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो बड़ा कुप्रभाव पड़ा है, उसको मैं समझता हूं बजट के माध्यम से सरकार जरूर एक संदेश दे सकती है कि हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। जिसने इन्वेस्टर जो रिस्क आजकल फेस कर रहे हैं, नॉन कमर्शियल रिस्क, उसको सरकार कंट्रोल करेगी। फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा जिससे इंटरेस्ट रेट्स भी कम होंगे, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया जाएगा जिससे इन्फ्लेशन में थोड़ा काबू आ सके और साथ साथ थोड़े सिग्नल्स फॉर ग्रोथ भी मिले। तो इस किस्म का तालमेल बिठाना पड़ेगा, मैं समझता हूँ, वित्त मंत्री को अपने बजट में। लेकिन ना वर्मानी साहब, जो हमें देखने को मिला है वो पारंपरिक ढांचा जो होता है ना, एक सोच है, एक आर्थिक सोच है कि भाई कंजम्पशन थोड़ी कम कर दो, इन्वेस्टमेंट जो अर्थव्यवस्था में आप पैसे लगा रहे हैं उसको कम कर दो तो थोड़ी महंगाई काबू में रहेगी, उसका विकास दर पर जो असर पड़े या पड़ता रहे, वो सोच भी तो हावी है ना। यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया और एक पॉलिटिकल रिस्क लेने को कोई तैयार नहीं है। पॉलिटिकल रिस्क भी तो लेना होगा ना आपको अगर गुड इकोनॉमिक्स करनी है। तो एक और टाइप का पॉलिटिकल रिस्क मैं अब लाऊं सामने जी, वो है, हमें पता है कि ये पिछले 6 साल एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है जो ड्राइव कर रही है इन्फ्लेशन को हिंदुस्तान में, क्योंकि बाकी दुनिया में तो 0%, 1% इन्फ्लेशन हो रही है, हमारी एवरेज है 8%। क्यों हो रही है ये? इसका वजह यही है कि जो हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम है, जो सप्लाई चेन, वो अब कोप नहीं कर सकता, क्योंकि इनकम इतनी बढ़ रही है तेजी से, और वो जो एग्रीकल्चरल सप्लाई है, उसका सप्लाई चेन है जो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचता है। आपने अभी दिखाया था कि वो कह रहे थे हमें बजट में प्रॉब्लम होती है किचन में, बिल्कुल बिल्कुल अभी बताया था ना। तो ये इसका प्रॉब्लम ये है कि कई चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, कई स्टेट गवर्नमेंट्स में हाथ में है, तो ये थोड़ा मुश्किल, पॉलिटिकली मुश्किल भी चीज है। इकोनॉमिक्स तो हमें पता है कि मैं बता सकता हूँ ये काम करो, पर पॉलिटिक्स जो है उसको किस तरह स्टेट से करवाया जाए, ये अहम बात कह रहे हैं नरेंद्र। देखिए, दरअसल जब भी हम अर्थव्यवस्था पर, महंगाई पर चर्चा करने लगे, अगर हम गूढ़ और जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा करें तो आम आदमी के सर के ऊपर से जाता है। आम आदमी कहता है भैया मुझे ये विश्लेषण ना करिए, मुझे ये बताइए कि दाल की कीमत कब होंगी कम, सब्जी कम सस्ती मिलने लगेगी, चीनी के दाम क्यों बढ़ने लगे, अब 60 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं। आम आदमी को सरकार कैसे समझाए, क्या कदम उठा सकती है? क्या कुछ सिंपल चीजें नहीं है जो सरकार करे जिनका तत्काल प्रभाव भी हम देखेंगे? नहीं, देखिए बहुत सारी सिंपल चीजें हैं। अगर उसको जो है सबसे पहले जो आम आदमी की जो जरूरत की चीजें हैं उनकी जो पूरी सप्लाई चेन को अगर आप उठा करके देखें, सप्लाई चेन को आप डीपॉलिटिसाइज करके देखिए, आप देखिए महंगाई में कितना उसका फर्क पड़ जाएगा। जहां जहां पे बॉटलनेक्स बनी हुई हैं उनको आप क्लियर करके देखिए, जो लेयर्स वहां बनी हुई हैं उनको थोड़ा कम करके देखिए, जिससे जो उपभोक्ता है और जो उत्पादक है उसके बीच के अंदर लेयर्स, आज उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में लेयर्स हैं, 40-40 लेयर बनी हुई है और उनमें तमाम लेयर पॉलिटिसाइज्ड हैं, जहां क्रिमिनल्स भी लोग शामिल हैं, आपके यहां तक भी हालत है। तो आप उनको कम करिए, जिससे उपभोक्ता और उत्पादक को जोड़ के देखिए, उसी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। दूसरी बात मुझे लगता है ये भी साथ में संवाद की बहुत जरूरत है। मैं आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात समझाता हूं। अब ये देखिए कि वो आदमी जो 1 करोड़ की डीजल, 1 करोड़ की मर्सिडीज में घूम रहा है दिल्ली के अंदर या बंगलौर के अंदर या बंबई में, या अब तो पटना में भी घूम रहा है, लखनऊ में भी घूम रहा है, आप उसको क्यों सब्सिडाइज कर रहे हैं? बताइए भाई, उसको सब्सिडी की क्या जरूरत है?
जाए, या जो मिडिल क्लास का मेरे जैसा आदमी या जैसा आप जैसा है, हम लोगों को एलपीजी सिलेंडर पर क्यों सब्सिडी दी जाती है? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जो गरीब के लिए कैरोसिन हैगा, वो 2/3 उसका जो एडल्ट्रेशन के लिए यूज होता है, उस आदमी को पहुंचता ही नहीं है। तो इस तरह की कुछ जो मुझे लगता है अगर चीजों को करी जाए, आप पूरा अर्थव्यवस्था को वो करा जाए, वैकल्पिक ऊर्जा, हमारे ऊपर 45 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, वो तो ऊर्जा है, हम ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वैकल्पिक ऊर्जा या सौर ऊर्जा को आपने बिल्कुल प्रोत्साहित ही नहीं किया, उसका आम आदमी से परिचय ही नहीं कराया दरअसल। तो ये सारी चीजें, और ये मुझे लगता है कि इस पूरी आउट ऑफ द बॉक्स का आपने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ही लानी पड़ेगी, तब आप देखेंगे इन चीजों को हम बेटर वो कर सकते हैं। मैंने मिडिल पार्ट की चर्चा करी थी, बीच का रास्ता मेरा ये नहीं था 90-10, बीच का रास्ता ये वो रास्ता है जिससे आम उपभोक्ता को भी फायदा हो और जो सरकार की और देश की अर्थव्यवस्था वो भी मजबूत हो। मेरा उससे वो मतलब था, और ये नहीं। पर देखिए, आम आदमी ये कहता है, आपने चुनाव प्रचार में कहा अच्छे दिन लेकर आएंगे, आम आदमी सोचकर बैठ गया आपके पास कोई जादुई छड़ी है, आपके पास अलादीन का चिराग है, रगड़ोगे और महंगाई गिर जाएगी। पर महंगाई गिर नहीं रही है। दरअसल 1 महीने में जब से एनडीए की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, महंगाई बढ़ी है, घटी नहीं। नहीं, देखिए, अब ये तो बहुत ही सिंप्लीफाई करना होगा कि किसी के पास जादू की छड़ी है और एक बटन दबाए और वो काम हो जाए। पर ये तो कहा गया ना, मगर देखने वाली बात है, मैं समझता हूँ विशेषज्ञ तौर से देखने की चीज़ ये है कि जो कदम वो उठाने जा रहे हैं, जो अभी तक उठाए हैं और आगे जो उठाएंगे, उससे महंगाई पे काबू पाने पे मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब ये कहना कि एक ही दिन में बटन दबाने से महंगाई कम नहीं हो सकती, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो सप्लाई ड्रिवन है, हमारे जो खाद्य पदार्थों में जो महंगाई जहाँ से शुरू होती है वो ज़्यादा सप्लाई कंस्ट्रेंट से है। अब उसका फूड मैनेजमेंट प्रॉपर हो, उससे बहुत असर पड़ेगा। कुछ इंपोर्ट से खाद्य पदार्थों को इंपोर्ट किया जाए, उससे सप्लाई इम्प्रूव हो। केवल जो अभी तक स्ट्रैटेजी रही है कि रिजर्व बैंक के माध्यम से डिमांड साइड को कम करो और इन्फ्लेशन को काबू करो, उससे नहीं काम चल पा रहा है। हमें सप्लाई साइड के मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे फूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, सब्सिडीज की बात इन्होंने बिल्कुल सही कही तनेजा साहब ने कि पॉइंट यह है कि सब्सिडीज जो हमारी हैं वो वेल डायरेक्टेड नहीं है। बिल्कुल, वो कॉस्ट प्लस प्राइसेस पे हमें मालूम नहीं है कि अगर हम पेट्रोलियम के पे सब्सिडी दे रहे हैं उसमें से कितनी सब्सिडी कंज्यूमर के लिए है, कितनी सब्सिडी ऑयल कंपनीज के इनएफिशिएंसीज के लिए है, फर्टिलाइजर सब्सिडी कितने किसान के लिए है, कितनी फर्टिलाइजर जो कंपनीज हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इनएफिशिएंसीज, फूड सब्सिडी जो है कितनी सब्सिडी हम दे रहे हैं एफसीआई की इनएफिशिएंसीज की वजह से। तो ये सब चीज़ें देख के अगर सब्सिडीज को वेल डायरेक्टेड करें, सप्लाई साइड को अच्छा मैनेज करें, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, एफसीआई के इतने बड़े स्टॉक्स हैं उनको कायदे से अगर मार्केट में लाया जाए, कुछ इंपोर्ट से भी आइटम्स को लाया जाए, तो मैं समझता हूँ सप्लाई साइड मेजर्स होंगे, साथ साथ फिस्कल डेफिसिट कंटेन होगा। कोई वजह नहीं कि महंगाई को काबू पाने में कोई सफलता ना मिले सरकार। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा तीनों खास मेहमानों से। ब्रेक के बाद एक वो कदम जो सरकार को तत्काल उठाना चाहिए, ब्रेक के बाद। चर्चा कर रहे हैं क्या महंगाई कम होगी, क्या अच्छे दिन आएंगे। विरमानी साहब, एक कदम सरकार को जो तत्काल प्रभाव में उठाना चाहिए। एक सिंपल चीज, हर घर को, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, एक सोलर कुकर और एक सोलर लैंटर्न दे दो और केरोसिन और एलपीजी सब्सिडीज खत्म कर दो। नरेंद्र तनेजा साहब, ये कमाल का आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लगा मुझे। बिल्कुल सही है। मेरा कहना है कि जो सरकार आम आदमी की खाने पीने और जिंदा रहने के लिए जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं उसकी जो सप्लाई लाइन है उसमें जितना भ्रष्टाचार है, समयबद्ध तरीके से उसके भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। जी वासुदेव साहब, मैं समझता हूं कि इन्वेस्टमेंट को और जोर दिया जाए। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा तब तक सप्लाईज नहीं बढ़ेंगी, तब तक इन्फ्लेशन भी नहीं काबू होगा। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए ताकि डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो, उसमें इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके रास्ते में जो भी अड़चने हैं उनको दूर किया जाए। वासुदेव साहब, विरमानी साहब और नरेंद्र तनेजा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर कुछ अलग विचार भी हमें मिले हैं। अब देखते हैं कि भारत सरकार, खास वित्त मंत्रालय, क्या इन विचारों पर भी तवज्जो देगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बल्कि आज का कार्यक्रम हम यहीं खत्म करते हैं। कल क्या अच्छे दिन आएंगे, हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे टैक्स की कर। नमस्कार।